नमस्ते बच्चों, मैं हूं खुशबू चौधरी और हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान का अध्याय 8 जो कि है विविधता में एकता या एक में अनेक। आज के इस भाग 6 के अंदर हम बात करेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न की। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारत की विविधता में एकता को सबसे पहले किसने सांस्कृतिक सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया। तो हमें बताना है कि भारत जो कि विविधता में समृद्ध है या फिर विविधता में एकता को, इसके सांस्कृतिक सिद्धांत को सबसे पहले किसने स्वीकार किया। विकल्प एक है पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा है अरविंद जी और चौथा है विंसेंट स्मिथ। तो बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर है अरविंद जी। अरविंद जी ने बोला है कि भारत की विविधता में एकता क्या है, एक सांस्कृतिक सिद्धांत है, या फिर इन्होंने इसे एक सांस्कृतिक सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में भाषाई विविधता के संदर्भ में भारत के लोक परियोजना के अनुसार कितनी भाषाओं की गणना की गई थी। बच्चों भारत के लोक परियोजना किसने संचालित की थी। ये संचालित की थी के.एस. सिंह ने, जिन्होंने लगभग 4635 समुदायों का अध्ययन किया था। तो हमें यहाँ पर बताना है कि के.एस. सिंह के इस परियोजना के अनुसार कितनी भाषाओं की गणना हुई थी। विकल्प एक है 200, दूसरा है 325, तीसरा है 500 और चौथा है 100। तो बच्चों के.एस. सिंह की इस परियोजना के अंदर कुल मिला के 335 भाषाओं की गणना की गई थी। तो विकल्प ब सही उत्तर है। याद रखिएगा इस परियोजना को किसने संचालित किया था, के.एस. सिंह ने। आगे बढ़ते हैं। विविधता में एकता का सबसे उपयुक्त उदाहरण निम्न में से कौन सा है। हमें यहाँ पर एक उदाहरण बताना है जो सबसे सर्वश्रेष्ठ हो या फिर सबसे उत्तम हो, ये बताने के लिए कि भारत में विविधता में एकता है। विकल्प एक है सभी राज्यों में एक ही भाषा बोलना। बिल्कुल गलत है। क्यों? सभी राज्यों में एक ही भाषा नहीं बोली जाती, हर राज्य की अपनी अपनी भाषा है या फिर हर समुदाय की अपनी अपनी एक अलग बोली है। दूसरा है एक ही प्रकार की वेशभूषा। ये भी गलत है क्योंकि हमारे भारत के अंदर अलग अलग प्रकार के वस्त्र और परिधान पहने जाते हैं और हर राज्य के अपनी सांस्कृतिक परिधान है, सांस्कृतिक वस्त्र है। जैसा कि हमने देखा था मुख्यतः आमतौर पर भारत के अंदर महिलाएं साड़ी पहनती है और पुरुष धोती पहनते हैं, लेकिन इनको पहनने के तरीके अलग अलग हैं, इनका फैब्रिक कपड़ा अलग अलग है और इन पर जो बुनाई की जाती है या फिर डिजाइन छापी जाती है वो भी अलग है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि भारत के अंदर एक ही प्रकार की वेशभूषा नहीं पहनी जाती। तो ये विविधता में एकता को नहीं दर्शाती, जबकि यहाँ पर तो एक ही स्टेटमेंट है कि एक ही प्रकार की वेशभूषा है, तो विविधता तो है ही नहीं इसमें। तीसरा है विभिन्न क्षेत्रों में एक ही त्योहार का भिन्न भिन्न रूपों में मनाया जाना। चौथा है सभी जगह एक जैसा खान पान। तो चौथा स्टेटमेंट भी गलत है कि सभी जगह एक जैसा खान पान। तो कोई भी चीज अगर एक जैसी है तो वो विविध तो हुई नहीं, उसमें कोई विविधता वाली बात ही नहीं है, तो एकता कैसे होगी। तो हमारे भारत के अंदर खान पान या फिर अलग अलग प्रकार के व्यंजन और पकवान बनाए जाते हैं हर समुदाय में, हर अलग अलग राज्य के अंदर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प स या फिर तीसरा विकल्प जो कहता है कि विभिन्न क्षेत्रों में एक ही त्योहार का भिन्न भिन्न रूपों में मनाया जाना। उदाहरण के लिए मकर संक्रांति जो कि लगभग 14 जनवरी या उसके आसपास मनाया जाता है, ये त्योहार मनाया जाता है जब फसल की कटाई होती है। तो ये फसल की कटाई का एक सूचक है और इस त्योहार को भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन इसको मनाया जाता है भिन्न भिन्न रूपों में। तो भिन्न भिन्न रूप में एक ही त्योहार को मनाना क्या कहलाता है, विविधता में एकता। इसीलिए विकल्प स इस प्रश्न का सही उत्तर है। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पंचतंत्र का मूल संस्कृत पाठ लगभग कितने वर्ष पुराना माना जाता है। बच्चों पंचतंत्र क्या है, ये लघु कहानियों वाली एक किताब है जो कि हमें बताना है कितने वर्ष पुरानी है, या इसका जो संस्कृत में मूल पाठ लिखा गया था, मूल संस्करण लिखा गया था, वो कितना पुराना है। विकल्प एक है 1000 वर्ष यानी 1 शताब्दी, दूसरा है 1500 वर्ष, तीसरा है 2200 वर्ष और चौथा है 500 वर्ष। तो हमने इस पाठ के अंतर्गत पढ़ा था कि पंचतंत्र का मूल संस्कृत पाठ लगभग 2200 वर्ष पहले लिखा गया था, तो ये 2200 वर्ष पुराना
माना जाता है। विकल्प स इसका सही उत्तर है। पंचतंत्र हमें क्या सिखाती है बच्चों? हमें नैतिक मूल्य और कई सारी जीवन की महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती है, सीख देती है, जैसे कि मित्रता, प्रेम या फिर लालच जो कि एक बुरी भावना है। ये सारी शिक्षाएं हमें पंचतंत्र से मिलती है और ये हमारे भारत के साहित्य का एक अभिन्न अंग भी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रामायण और महाभारत को भारत के किन समुदायों ने अपने अपने लोक संस्करणों में शामिल किया? वैसे तो रामायण और महाभारत जो कि महाकाव्य कहलाते हैं, जिसमें लंबी लंबी कथाएं हैं, ये हर भाषा में या फिर हर क्षेत्र के लोगों ने, हर समुदाय ने इनके संस्करण रखे हैं। लेकिन यहाँ पर हमें मुख्यतः पूछा जा रहा है कि किन समुदाय ने इनके लोक संस्करण को शामिल किया था या फिर संरक्षित रखा था। विकल्प एक है बंजारे और राजपूत, दूसरा है यादव और ब्राह्मण, तीसरा है भील, गोंड और मुंडा और चौथा है गुज्जर और सिख। वैसे तो सभी ने इनके संस्करण संभाल के रखे या संरक्षित रखे। तो यहाँ पर ये प्रश्न समुदाय नहीं है बच्चों, यहाँ पर जनजाति होना चाहिए कि कौन सी ऐसी जनजाति है जिसने अपने अपने लोक संस्करण में इन दो महाकाव्यों को, जो कि रामायण और महाभारत है, इनको शामिल किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प स, जो कि है भील, गोंड और मुंडा, जो कि जनजाति है, जिसको हम ट्राइब या फिर ट्राइबल कम्युनिटी बोलते हैं। तो ये समुदाय तो है बट ये जनजातीय समुदाय है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के लोक परियोजना का निर्देशन किस मानव विज्ञानी ने किया था? अभी मैंने आपको बताया ही था कि ये परियोजना किसने संचालित की थी या किसने ये की थी परियोजना। विकल्प एक है पंडित नेहरू, दूसरा है विंसेंट स्मिथ, तीसरा है के.एस. सिंह, चौथा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर है के.एस. सिंह, जिन्होंने लगभग 4635 समुदायों का अध्ययन किया था और भाषाओं की गणना की थी कि कुल कितनी भाषाएं हैं, कितनी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। तो भारत के लोक परियोजना का निर्देशन किया था के.एस. सिंह ने। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में साड़ी को किस प्रकार के परिधान के रूप में दर्शाया गया है? विकल्प एक है केवल विवाह के समय पर पहना जाने वाला वस्त्र, दूसरा है विदेशी परिधान, तीसरा है बिना सिले हुए वस्त्र का उदाहरण, चौथा है राजा महाराजाओं का पोशाक। इस प्रश्न का सही उत्तर है बच्चों बिना सिले हुए वस्त्र का उदाहरण। साड़ी एक ऐसा वस्त्र है या ऐसी पोशाक है जो कि बिना सिली हुई होती है और इसके कई सारे प्रकार होते हैं, चाहे आप कपड़े की बात करें, चाहे डिजाइन की बात करें या फिर इसके रचनात्मक उपयोग भी है। पहनावा भी इसका अलग अलग रूप से होता है और तो और इसके कई सारे और भी हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग लिए जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में कपास और रेशम के महीन वस्त्रों का निर्यात किस महाद्वीप में सबसे अधिक होता था? विकल्प एक अफ्रीका, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा यूरोप और चौथा है अमेरिका। इस प्रश्न का सही उत्तर है बच्चों यूरोप। हमने जब पढ़ा था कि भारत में सूत का उत्पादन काफी ज्यादा होता था, तो कपास और रेशम के महीन वस्त्रों का जो निर्यात है वो सबसे ज्यादा किस में होता था? यूरोप महाद्वीप में। हमने छीट डिजाइन के बारे में पढ़ा था जो कि सूत के वस्त्रों पर उकेरी जाती थी। ये डिजाइन जो कि छीट डिजाइन कहलाती है, छीट डिजाइन वाले वस्त्र यूरोप के अंदर काफी ज्यादा निर्यात किए जाते थे, जिसके कारण यूरोप के जो स्थानीय वस्त्र है उनकी बिक्री कम हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, इंग्लैंड और फ्रांस ने छीट डिजाइन वाले वस्त्र को या फिर छीट डिजाइन वाले सूती वस्त्र को बैन कर दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि ये हमारे देश में या हमारी जगह में नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि वहां की बिक्री गिर रही थी। अब किसी का खुद का नुकसान हो रहा होगा तो वो बाहर से कोई चीज क्यों लेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महाभारत में कौन से पात्र अपने राज्य की प्राप्ति के लिए युद्ध करते हैं? यहाँ पर हमें भारत के साहित्य का एक अभिन्न अंग जो कि है महाभारत, महाकाव्य कहलाता है, इसके अंदर कौन से पात्र अपने राज्य की प्राप्ति के लिए युद्ध करते हैं? विकल्प एक है रावण और कुंभकर्ण, दूसरा कौरव और पांडव, तीसरा है पांडव और कृष्ण, चौथा है पांडव और हनुमान। तो रावण और कुंभकर्ण ये भी गलत है। कौरव और पांडव, पांडव और कृष्ण
ये भी गलत है। कृष्ण भगवान ने कोई युद्ध नहीं लड़ा था, वो तो अर्जुन के सारथी बने थे जिन्होंने गीता का उपदेश दिया था, उन्हें धर्म और कर्म के बारे में बताया था। चौथा चौथा है पांडव और हनुमान। ये भी गलत है क्योंकि हनुमान तो रामायण में थे और पांडव किसमें है? महाभारत में, और हमसे यहाँ पर महाभारत के बारे में ही पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कौरव और पांडव। इन्होंने राज्य प्राप्ति के लिए युद्ध किया था। पांडवों के चचेरे भाई थे कौरव, और ये युद्ध कितने दिन चला था? 18 दिन चला था। और महाभारत भी कितने अध्याय में डिवाइडेड है? ये भी 18 अध्याय है महाभारत के, जो कि किसने लिखी थी? महर्षि वेदव्यास ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस अनाज का उपयोग पूरे भारत में होता है? विकल्प 1 ओट्स, दूसरा बाजरा, तीसरा मकई और चौथा है जई। तो बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर है बाजरा, जो कि भारत में हर जगह या फिर कई सारे इलाकों में पूरे भारत में प्रयोग में लिया जाता है, जो कि एक अनाज है। ये फसल बाजरे की भारत के अंदर काफी ज्यादा इस्तेमाल की जाती है, और एक ही फसल से या फिर एक ही प्रकार के अनाज से हमने देखा था उसकी अलग अलग मात्रा में मिलावट से अलग अलग प्रकार के व्यंजन और पकवान भी बनाए जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में प्राचीन कथाओं को दर्शाने के लिए अजंता की गुफाओं में कौन सी चित्रकला शैली प्रसिद्ध है? तो बच्चों प्राचीन कथाओं को दर्शाने के लिए अजंता की गुफा के अंदर भित्ति चित्र का प्रयोग किया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है भित्ति चित्र। अब अगर हम बात करें अजंता की गुफाओं की, तो ये गुफाएं कितनी थी? टोटल 30 गुफाएं थी। कहाँ पर? ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद के अंदर है ये गुफाएं। और इन गुफाओं के अंदर बच्चों क्या दर्शाया गया है? पहला तो बुद्ध के बारे में, दूसरा बुद्ध के उपदेशों के बारे में, तीसरा है जातक कथाओं के बारे में। तो ये सारी चित्रकला शैली हमें बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं के बारे में बताती है, बौद्ध धर्म के बारे में बताती है। तो ये 30 की 30 गुफाएं बौद्ध धर्म से रिलेटेड है या फिर बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वह लोकप्रिय परिधान कौन सा है जिसका उपयोग महिलाएं न केवल पहनावे के रूप में करती है बल्कि अन्य उपयोगों के लिए भी करती है? तो बच्चों ये कौन सा परिधान है या वस्त्र है? ये वस्त्र है साड़ी, जो कि बिना सिला हुआ होता है, और इसको पहनना तो अलग अलग तरीके से जाता ही है, लेकिन इसका उपयोग भी कई प्रकार से किया जाता है, जिसका मतलब हुआ इसके कई सारे रचनात्मक उपयोग है, जैसे कि बच्चे को झूला झुलाने के लिए साड़ी का प्रयोग करना, या फिर धान साफ करने के लिए साड़ी का प्रयोग करना, धान को पानी से धोने के लिए साड़ी का प्रयोग करना, पानी मटका या फिर कोई भी मटके के अंदर या फिर कोई भी मृद भांड के अंदर जब पानी लाया जाता है कहीं से, तो सर पर उस मटके का घड़े का संतुलन बनाने के लिए साड़ी को एक गोल आकृति में लपेटा जाता है और सर पर रखा जाता है ताकि संतुलन बना रहे। और धूप से बचने के लिए, खेत में काम करते हुए खुद की त्वचा को नुकसान न पहुंचाने के लिए, ऐसे ही कई प्रकार से साड़ी का प्रयोग किया जाता है, और इसको पहनावे के रूप में भी कई अलग अलग पद्धतियों के रूप से या फिर कई अलग अलग प्रकार से भी पहना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दक्षिण भारत के किस राज्य में नीलगिरी के जंगलों में पांडव से जुड़ी चट्टानें पाई गई है? पांडव कौन है बच्चों? पांडव हमने महाभारत के अंदर देखा था। पांडवों और कौरवों का युद्ध किस लिए हुआ था? अपने राज्य की पुनः प्राप्ति के लिए पांडवों ने कौरवों से युद्ध लड़ा था। तो किस राज्य के अंदर नीलगिरी के जंगलों में पांडवों से जुड़ी हुई चट्टानें हैं? तो वो राज्य है बच्चों तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर नीलगिरी की पहाड़ियां हैं या फिर नीलगिरी के जंगल, जिनके अंदर पांडवों से जुड़ी हुई चट्टानें मिलती है। ये चट्टानें हैं नीलगिरी श्रृंखला का हिस्सा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की किन दो प्रमुख महाकाव्य कथाओं का विभिन्न भाषाओं और रूपों में रूपांतरण हुआ है? हमें यहाँ पर बताना है भारत के दो प्रमुख महाकाव्य। तो बच्चों भारत के दो प्रमुख महाकाव्य हम इतनी बार पढ़ चुके हैं, वो है रामायण और महाभारत। ये दो महाकाव्य भारत के अंदर अलग अलग जगह पर अलग अलग समुदायों में इनके अलग अलग संस्करण मिले हैं। तो उन्होंने, उन जनजातियों ने, उन समुदायों ने ये संस्करण संरक्षित रखे, साथ ही साथ उन्होंने कई सारी किंवदंतियों को भी संरक्षित रखा, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने वाली कहानियां होती है, जो माना जाता है कि ये सत्य हो भी सकती है और
नहीं भी हो सकती है, जो कि किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या फिर घटना पर आधारित होती है। तो रामायण और महाभारत ऐसे दो महाकाव्य कथाएं हैं जो कि विभिन्न भाषाओं और रूपों में रूपांतरित की गई है, विभिन्न समुदायों द्वारा, विभिन्न लोगों द्वारा, और भारत के अलावा और भी कई सारे क्षेत्रों में इनके सारे संस्करण है। आखिरी प्रश्न देखते हैं, वह विदेशी इतिहासकार कौन था जिसने कहा था, इस अद्भुत विविधता में भारत का इतिहास कैसे लिखा जा सकता है। यहाँ पर इनका क्या मतलब है अद्भुत विविधता से बच्चों? हमने अभी पढ़ा था भाषा में विविधता है, कितनी सारी भाषाएं हैं, कितनी सारी बोलियां हैं। जैसा कि हमने के.एस. सिंह वाली परियोजना देखी थी, भारत के लोग परियोजना, उसके अंदर लगभग 325 भाषाएं थी उनकी गणना के अकॉर्डिंग। तो भाषाओं में विविधता है, पहनावे में, जिसको हम वस्त्र या परिधान बोलते हैं, इसमें विविधता है, भूदृश्य के अंदर विविधता है, और खान पान, भोजन, व्यंजन, पकवान जिसको बोलते हैं, उसके अंदर भी विविधता है, लोगों की संस्कृति में विविधता है, और उनके रीति रिवाज आदि में भी विविधता है। तो इतनी सारी विविधता होने के बावजूद भी भारत का इतिहास कैसे लिखा जा सकता है, ये किसने बोला था? तो ये कथन था विंसेंट स्मिथ का। यहीं पर आज की कक्षा खत्म होती है बच्चों। मिलते हैं एक और मजेदार कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।